जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। इसी के साथ साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनमक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव की सुबह में बहुत बहुत खुशामदी। जैसे कि आज 6 सितंबर है, तो इसके हवाले से मैंने अपना एक शो रखा है, छोटा सा। एक कोशिश करिए कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे मैसेज पहुँचाऊँ और वो बातें हम इसमें करें कि 6 सितंबर में क्या हुआ था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हमारा शो आज का बहुत अच्छा रहेगा और आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा इस शो में। ज़ाहिर है हम लोग इन चीज़ों पे नज़र नहीं डालते उतना, मतलब एक 14 अगस्त को जितना इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, शायद 6 सितंबर को नहीं करते। इसी वजह से मेरी कोशिश है कि इस चीज़ को भी उतना इस्टेब्लिश किया जाए, उस चीज़ इसको भी 6 सितंबर को भी मैं उतना ही हाईलाइट करूँ। तो इसीलिए आज हमने अपने शो में गेस्ट बनाए हैं। उनको वैसे तो कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने जो जो काम करे हैं मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। हम अपने लिए, अपने घर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर मुल्क के लिए करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका तारुफ करवाऊँगी, लेफ्टिनेंट रिटायर कर्नल हैं हमारे, जो मोहम्मद शाह अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपका इंट्रोडक्शन में कुछ मिस्टेक तो नहीं करी? नहीं, बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट है। जी, इससे पहले मैंने प्रोग्राम को अटेंड किए हैं, अच्छा। मगर 6 सितंबर के हवाले से ये मेरा पहला प्रोग्राम है। जी, मेरी भी यही कोशिश है कि 6 सितंबर को, आपको पता है 6 सितंबर जी हाँ। को इतना ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। हालांकि गलत है, करना चाहिए। हमारे मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है, हाँ, ऐसा पार्ट है, इस चीज़ में हम लोग को अपने हुक्म वतनी पता चलती है। मतलब उस दौर के जो लोग थे, कहते हैं कि वो लोग भी मतलब फौजियों के साथ निकल आए थे बाहर, खुद बम बांध कर ले गए थे। जो आपको पता है, मैं डिटेल आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ी सी इस बारे में कि 1965 को जो ये हुआ था। असल में आमतौर पे जो बॉर्डर पे जो यूनिट हैं फौज की, वो नहीं होती पीस टाइम में, अमन टाइम में जी, जो रेंजर्स वाले होते हैं जी। तो चूँकि वाघा बॉर्डर पे रेंजर वाले थे, आर्मी तो थी नहीं वहाँ पर। इंडिया ने चूँकि जराना कार्रवाई की पाकिस्तान पे और अचानक हमला कर दिया, तो फौज सारी कैंटोनमेंट में होती है, यहीं से मूव करती है जी। तो इन्होंने क्या किया, हमला करके पहले रेंजर्स वालों को सबको वहाँ शहीद किया। BRB है जो बम्बा वाला राविया लिंक कहलाती है, जो लाहौर के और बॉर्डर के दरमियान में है, जो एक ऑब्स्टिकल है इंडिया के लिए, टैंक उसमें से नहीं गुजर सकते। इंडिया ने क्या किया कि वो सारी हदें क्रॉस करके बारडापुर जो लाहौर का हिस्सा है, जहाँ पर जूते बनते हैं, कंपनी है बहुत बड़ी, यहाँ तक आके उन्होंने फायरिंग की घरों पे, और फौज हमारी कैंटोनमेंट में थी पीस, क्योंकि हमें ये नहीं था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। तो जब आर्मी ने मूव किया, इंडिया का ये प्रोग्राम था कि लाहौर कलाम में हम दोपहर को, शाम को जाके चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, शराब पियेंगे। अच्छा। जी हाँ। इनकी गाड़ियाँ जो थी वो लाहौर के पुल तक आ गई थी आर्मी की मूव करके, और हमारे लोग उस वक्त तक पता नहीं था। चुके फिर हमारी पाकिस्तान आर्मी ने मूव किया, और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक्शन था वो कारनामा कि आपके अपने घर में घुसने के बाद आपने उनको बाहर निकाला, और उसके अंदर आर्मी का जो कार्रवाई है काम, वो तो खैर आर्मी है इसी काम के लिए कि, मगर जो लोग एक बंदा, एक बच्चा जो था, वो उस वक्त पूरे की पूरी ये जंग, ये आर्मी नहीं लड़ती, ये पूरी कौम लड़ती है। कौम बहादुर है, आपकी फौज बहादुर है। हम लड़ते रहे बॉर्डर पे, मालूम चला आप शहर के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो शहर को कौन संभालेगा? उन हालात के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तानी कौम की, और मैं बहुत कहता हूँ बहुत जज्बा है। और बहुत से लोग थे जो 65 के मुझे मिले बाद में भी, क्योंकि उस वक्त में मैट्रिक का मैंने इम्तिहान दिया था, पेशावर गए हुए थे हम लोग घूमने फिरने के लिए। वहाँ अयूब खान की हमने तकरीर सुनी, ऐसी तकरीर थी कि वहाँ लोग खड़े, ऐसा लगता था सत्ता हो गया, कि वो अल्फाज मेरे जहन में अब तक गूंजते हैं। आप हैरान होंगे, हम 4 दोस्त थे, हम चारों के चारों रिसालपुर चले गए भर्ती होने के लिए फौज में। ये जज्बा था। और वहाँ देखा तो लाइन लगी है लोगों की, कतारों में खड़े में भर्ती होने के लिए। मैट्रिक का एक स्टूडेंट एग्जैक्टली इंस्पायर हो गया उनकी स्पीच से, और उसने ज्वाइन कर लिया। तो उसने ये कहा कि सबको देख के कहा कि आप तीनों में तो तीनों फौज काबिल नहीं है। ये मुझे इशारा किया कि आप फौज में जा सकते हो, मगर चूंकि आप मैट्रिक पास हैं तो आप सिपाही भर्ती हो सकते हैं। मैंने कहा मुझे सिपाही भर्ती कर लो, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत होगी हम आपको बुलाएंगे। तो खैर उन हालात के अंदर
मैं जहाँ पाकिस्तान जब कराची वापस आने लगा तो मैंने ये देखा कि ट्रेन पे भी हमले हो रहे हैं, सिविल आबादी पे हमले हो रहे हैं, जबकि वार में ऐसा नहीं होता। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में हमले होते हैं, सिविल पे आबादी पे हमले नहीं करते। उन्होंने सिविल आबादी पे हमला किया, वजीराबाद की ट्रेन पे हमला किया, जिसमें लड़की शहीद हुई। तो जहाँ जहाँ ट्रेन गुजरती थी मैंने ये देखा कि ये बॉय स्काउट जो बच्चे थे ये हर जगह ड्यूटी दे रहे हैं। ये बॉर्डर पे तो लड़ने के लिए इनको नहीं भेज सकते थे, मगर पूरा शहर उन्होंने संभाला होता। शेखपुरा किया, लाहौर किया, कराची किया। हर बच्चा माँ बाप ने अपने छोड़ा होता कि अपनी कौम की खिदमत करो। तो ये पूरी कौम की जंग थी और पूरी कौम ने बड़ी दिलेरी से जीती है। और मैं कहता हूँ कि जो आपने शेर पढ़ा था ये कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। तो ये बहुत बहुत गहरी चीज है। हम जिनके मानने वाले हैं, जिन्होंने इसको दाग में रखी, पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां उनकी, तो उन्होंने कुछ हमसे उम्मीदें बांधी हुई थी, और ये उम्मीदों पे हम कितने उतरे ये आप जानती हैं। अच्छा, और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये जो रेड पट्टी है ये किस चीज की निशानदेही करती है, क्या ये तो आपने देखा जो मेरे आर्मी के रिबन्स हैं, जो ये मेडल की शक्ल में होते हैं, हम इसके बाद में पीस टाइम के अंदर एज ए रिबन इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के मेडल होते हैं। ये है पाकिस्तान को खून देने की निशानी, आई गॉट इंजर्ड इन आर्मी एक्शन। तो ये दो किस्म की पट्टी होती है, एक येलो और रेड होती है स्ट्राइप, और एक रेड है जिसमें आपकी जान बच जाने का है, और येलो है जानवर जिसमें खतरा हो। तो ये खून देने की पाकिस्तान को कुर्बानी देने की निशानी है। तो ये जब जिसके लगी होती है, या जैसे मैं फौज से जब रिटायर हुआ तो नैब में आ गया इधर, काफ़ी मैंने 5 साल ड्यूटी दी। तो उस जमाने में इंडिया ने कोई थ्रेड व्रेड किया था, तो बॉर्डर पे सारी आर्मी पहुंच गई थी। तो मुझे लेटर मिला हुआ था कि आपको, चूंकि कैटेगरी डाउन थे, मेरे पाँव में गोली लगी थी, तो आपको हम बुलाएंगे नहीं। मैंने कहा जी जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त पड़े तो मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे आप। मैंने लिख के भेजा कि आप मुझे जरूर बुलाएं, मैं वॉलंटियर हूँ खिदमत करने के लिए। तो उनका मुझे लेटर आया GHQ से कि जी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके जज्बे को, अब जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे। क्योंकि मैंने मिलिट्री कोर्ट में जज की ड्यूटी भी थी लाहौर बॉर्डर पे, जजेस जासूसी केसेस की ट्रायल भी मैं करता था। तो काफ़ी मुझे उसका तजुर्बा था, फिर लॉ क्वालिफाइड था, उसका तजुर्बा था। तो मैंने कहा इससे फ़ायदा होना चाहिए कौम को। अगर मैं घर में लेट के खुदा ना करे पाकिस्तान पे कोई हमला हो गया, बुरा वक्त आ गया, मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। क्या बात है। अच्छा, ये किस तरह की फीलिंग्स होती थी उस वक्त, क्योंकि आजकल के नौजवान लड़के, सॉरी टू से, पर इट इज़ फैक्ट के वो लोग नहीं, ये चीज़ नहीं अख्तियार करते, मतलब इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं ज़्यादा डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वो इस ट्रैक से उधर जा रहे हैं। सर मैं वजह ये कि एक तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है इस कौम को। दूसरी बात के फील्डें बहुत सारी हैं। आप आम बच्चों से अगर पूछेंगे, यंग बच्चों से, तो वो सब कहेंगे हम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक आर्मी की एक थ्रिल है, एक जज्बा है। लेकिन मैं भी तो आप ही की तरह ही था ना, यहाँ से जो गया हूँ। आप यकीन करें मैं रोज करती हूँ शो, पर आज जो मतलब बात करके या पढ़ के एक अजीब सी फीलिंग्स हो रही है दिल में, यानी कि कोरोना सा एक मतलब खुशी का इजहार, वो एक अलग ही मेरी कैफियत हो रही है। तो उस वक्त तो आप लोगों की तो पता नहीं क्या कैफियत होती है। अभी समझ लेना कि जब मैं 71 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद जंग शुरू हो गई थी, तो एकेडमी में थे हम जब जंग शुरू थी, तो वो जज्बा भी देखने वाला था। हम 550 कैडेट थे जो गए थे इमरजेंसी में, जो 500 कैडेट पास आउट होके निकले, और मेरे कोर्स के लोग जनरल से माशाल्लाह से अच्छी पोस्टों पर रहे और बड़ी कुर्बानियाँ दी मेरे। हमारा कोर्स कहलाता है सेकंड स्पेशल शार्ट कोर्स, जो 71 में ज्वाइन किया, 72 में हम पास आउट हुए। और हम सब की कोशिश ये होती थी एकेडमी में रहते हुए कि हमें बॉर्डर पे भेज दें। अच्छा, मतलब ये कि हम इस काबिल हो गए कि हम पाकिस्तान का दफा कर सकते हैं, जबकि ट्रेनिंग में थे, मगर एक जज्बा था। मगर ये जज्बा मैंने लोगों में देखा, गांव के लोगों में देखा, शहर के लोगों में देखा, स्काउट्स में देखा, सिविल डिफेंस में देखा, रेड क्रॉस वालों में देखा, डॉक्टरों में देखा। मतलब हर शायरों ने क्या कम जंग लड़ी है। ये कौम ने जंग अगर लड़ी तो ये जो शेर आप सुनती थी, इस पे लोग जाके निकलते थे बाहर। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ वो आपने रेडियो पे अगर नगमे सुने ना, तो आदमी वहीं खड़े का खड़ा रह जाता था। बिल्कुल। और वो कहता था कि यार ये पाकिस्तान पे वक्त आ गया, तो शायरों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। 65 की जंग ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। दुश्मन हमें समझता था शायद हम कमजोर हैं, मगर हम ना ईमान से कमजोर हैं, ना अकीदे से कमजोर हैं, ना अल्लाह की तरफ से कमजोर हैं, ना रसूल की तरफ से कमजोर हैं। हमारा ईमान बहुत पुख्ता है। और कभी भी ऐसी अगर जरूरत पड़ती है
तो ये कौम, मैं कहता हूँ कि इनका बस नहीं चलता, आपका दिल चाहेगा कि मैं ही बॉर्डर पर पहुँच जाऊँ। ये जज्बा है जी, ये जज्बा है और इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद इस जीवर्स तो ब्रेक का वक्त हुआ है, आप ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करें। यहाँ बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, यकीन करें मेरा तो दिल, यानी कि मैं सोचूं कि मैं क्यों नहीं थी उस वक्त। तो आई होप कि आपका भी ऐसे ही, आपको भी यही सब फील हो रहा था। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आए, हम लोग आपका इंतजार करें, ठीक है। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे घर में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately
500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. नहीं तेरा निशाने मन कसरे सुल्ताने के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान पर. क्या खूब कहा है नाज़रीन. वेलकम बैक. लाइफ की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. हम लोग सिर्फ 6 सितंबर मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं. उनसे ब्रेक पे जाने से पहले जिन टॉपिक्स पे जिन बातों पे बात हो रही थी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. जी सर. और आपने इसके अलावा कितनी चीज़ों में पार्टिसिपेट की? समय में चूँकि पहले बेसिकली स्काउट हूँ, स्काउट से आर्मी में गया. अच्छा. आर्मी के दौरान ही स्काउटिंग करता रहा और उसके बाद भी स्काउट हूँ. और जब तक जान में जान उस तक स्काउट हूँ. फौजी वर्दी तो उतर जाती है, स्काउट की वर्दी नहीं उतरती, वो साथ जाती है. तो जब जल्जल आया तो मैं सेक्रेटरी था पाकिस्तान बॉय स्काउट का. तो चूँकि एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, ये हमारी कौम क्या कर रही है, हम जंग में भी एक साथ हैं तो ये तकलीफ़ों में साथ क्यों नहीं. तो पूरे पाकिस्तान से बॉय स्काउट्स ने, हर ब्रांच ने बड़ी मदद की हमारी. और आप हैरान होंगे कि वहाँ लोग हमें फौज का समझते थे क्योंकि वर्दी हमारी खाकी सबकी थी, बाकी आर्मी वाले वहाँ पर थे. हम उन जगह पर गए जहाँ आर्मी नहीं जा सके. हमने उन जगह फर्स्ट एड दिए जहाँ पर वो लोग नहीं पहुँच सके. और उस इलाके में हम मुजफ्फराबाद में हमारा बेस कैंप था, तो पूरा कश्मीर हमने वहाँ से कवर किया. और स्काउट्स की बड़ी खिदमत है. बल्कि मैंने एक दफ़े एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल साहब को, प्रेसिडेंट को, कि जी आप आर्मी का नाम तो लेते हैं मगर स्काउट्स का नाम दिए थे जिन्होंने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं. तो अर्थक्वेक में हमने 1 साल वहाँ ड्यूटी थी और अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने हमें उससे बड़ा इज्जत से मुकाम से नवाजा कि हम उनके साथ रहे. उनके उठे बैठे, रमज़ान थे, ना खाने को था, ना पीने को था, ना कोई शेल्टर था. और हैरानगी की बात कि ज़लज़ले के झटके बार बार आ रहे थे और ना हमारे पास कोई कैंप था. तो वहाँ हमने गिरानी साहब की ज़मीन पे पड़ाव डाला था. तो हमें उन्होंने बहुत ऑफ़र की हमारे आप घर में आ जाएं. हमने कहा नहीं जी, हम तो यहाँ खिदमत करने के लिए आए. तो लोगों ने हमें बहुत राशन भेजा. एक तो आपकी रेपुटेशन ट्रैवल करती है. स्काउट्स पे एक बहुत एतमाद है, आर्मी पे एक बहुत एतमाद है, मीडिया पे बहुत एतमाद है. अगर हम अपने एतमाद को नुकसान ठेस पहुँचाएंगे तो हम कहाँ पर काम करेंगे. तो वो स्काउट्स ने, आर्मी ने, लोगों ने मिलकर वहाँ बड़ी खिदमत की. और 1 साल हमने जो कुछ काम किया वो दुनिया के सामने है. और हम चूँकि कोशिश ये करते थे कि टीवी शीवी से दूर रहें क्योंकि फिर हम
दिखावा नहीं चाहते थे, हम खिदमत करना चाहते थे। फिर मतलब तो सोमरो साहब जो थे वो भी वहाँ पहुँचे, हमारे पास आए थे और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया था। बड़े बड़े लोग आए थे, कनाडा की टीम आई थी। उन्होंने ये कहा कि हमने हैरान होकर देख के स्काउट्स को कि आप लोग ऊपर इतनी कैसे चढ़ते हो। कई जगह ऐसे गए, वो ऐसे ज़लज़ले की चीज़ें बताने वाली हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो 65 की जंग में आपके ऊपर एक वक्त था ना, ये वक्त ज़लज़ले में आपके ऊपर था। तो कौम ने क्या, सबने साथ दिया। और हमारी कोशिश होती है कि स्काउट का काम रेस्क्यू करना भी है, फर्स्ट एड देना भी है। आपने जगह मुहर्रम वगैरह में भी ये लोग जुलूसों को संभालते हैं। उसके बाद कहीं ज़लज़ला आ जाए तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़ियारत का ज़लज़ला आया, वहाँ हमने काम किया बलूचिस्तान के साथ। कश्मीर का ज़लज़ला आया, पूरे पाकिस्तान ने काम किया। और कहीं ऐसी चीज़ थोप दी जाती है ज़बरदस्ती हम पे, तो हमारे स्काउट देर नहीं करते वहाँ पहुँचने में। जबकि हम असले की ट्रेनिंग हमें नहीं स्काउट को दी जाती। हम बाकी काम तो कर सकते हैं ना। तो आप जैसे घर के अंदर मर्द काम करने जा रहे हैं मगर घर वाले काम कर रहे हैं, बाकी संभाल रहे हैं। तो स्काउटिंग ने बैकबोन बन के इनका काम किया आर्मी के साथ। तो किसी जगह पर आप जहाँ भी देख लें उठा के, मैं ये कहता हूँ, ये लोग बताते नहीं है लोग। अगर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है तो मुझे बताना चाहिए कि आपने कुछ काम किया है। तो आप मुझसे पूछ रही है, मैं बताऊंगा तो आपने मुँह तारीफ करने की बात किया है। तो बात वही है कि हमारे स्काउट्स ने जहाँ भी रहे हम, क्योंकि मैंने वर्ल्ड बैरो में भी 10 साल ड्यूटी दी और मैं वाइस चेयरमैन था मैनेजमेंट सब कमेटी का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। 27 कंट्रीज में गया हूँ और अभी भी बुलाते रहते हैं। ये मेडल जो मेरे पास है, ये प्रोफेशनल मेडल है। ये दुनिया के मैं हर मुल्क में जाकर ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी? स्काउट से सीखी, आर्मी में इस्तेमाल की और आर्मी से आने के बाद फिर स्काउटिंग में शुरू कर दी। तो ये मुझे एक डबल बेनिफिट मिला कि इन बच्चों को ट्रेन करने का, इनको बच्चों को बहुत करीब से देखने का। अब हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी टैलेंट की कमी नहीं। अब मैं डॉक्टर AQ खान साहब जो हैं, इतने बड़े साइंसदान हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सलामत रखे। बहुत बड़ा हमारे असासा है वो। हम जिस वो इलाके में रहते थे, मैं उसी इलाके में रहता था और वो पतंग उड़ाते थे तो मैं उनकी चरखी पकड़ता था। तो एक दफ़े मुझे वालिद ने बहुत मारा कि तुम ये क्या करते हो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे, उस वक्त ये खान साहब कहते थे हम डॉक्टर साहब को, इन्होंने मुझे बुलाया कि एक दिन पतंग उड़ानी है तो आप पेज लड़ाना है, आप चरखी पकड़ लें। तो मैंने चरखी तो पकड़ी हुई थी मगर डर रहा था कि वालिद साहब ना आ जाए कहीं मारने पटा, दोबारा मार पटाई शुरू ना कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा मैं एक पतंग उड़ा पेज लड़ा लूँ, आप पकड़ लो। खैर वो उन्होंने काट दी पतंग और बहुत खुश हुए। फिर मुझे उन्होंने खत दिया कि ये खत लेटर बॉक्स में डाल देना। तो वो खत मैं पढ़ता जा रहा था, मुझे ये तो पता नहीं था अंदर क्या है, बाहर का एड्रेस पढ़ रहा था। पीछे जगह खान साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपने मुझे लेटर क्यों दिया था। अब वो परेशान हो गए कि इसने मेरी बात पकड़ ली। कहले मैं वो चीज़ खरीदने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा फिर आप खुद डाल देते खत को। उनको जान छुड़ाना मुश्किल हो गई कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो जब से मैं उनसे अटैच हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छी ड्यूटियाँ दी। यहाँ नैब में ड्यूटी दी, ISI में ड्यूटी दी, अपने मिलिट्री कोर्ट का 5 साल दिया। जरा बॉर्डर के ऊपर जो जासूसी केस होते थे उनकी मैं ट्रायल करता रहा, उसमें मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा। तो ये फौजी इसकी लाइफ की जो है ना, उसका कुछ चार्म ही कुछ और है। चार्म ही कुछ और है। और ये फिर जिंदगी, मतलब हमारे जाने अगर हम मर रहे जी रहे बेकार है, कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं कर रहे मुल्क के लिए। अगर एक बात है, बीमार होते हैं, इंतकाल हो गया तो भाई क्या किया, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। देखें आप यहाँ AC में बैठे हैं, आप सर्दियों के अंदर आप कंबल लिहाफ में हैं, हीटर चल रहे हैं। बॉर्डर पे तो जो आर्मी बैठा हुआ है, सिपाही बैठा हुआ है। इसीलिए कहते हैं, हदीस है कि एक सिपाही की बॉर्डर की जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो आबिद की हजारों नमाजों से बेहतर है। देखें ना, आप सो रहे हैं, वो आपको आपकी ड्यूटी दे रहे हैं। वो आप है कौन है? वो पाकिस्तान के बाहर के तो नहीं है, तो आपके अपने घर के लोग शहरी हैं। एग्जैक्टली। देखिए हम आप में से थे ना, अल्लाह ने हमें हमसे ड्यूटी लेनी थी। मेरा अकीदा है कि जो अल्लाह ताला आपसे काम देना चाहता है वो हर हालत में लेगा, वो किसी हालत में कर लें आप। कोई कंट्रीब्यूशन है, आपसे सर्विस ली जा रही है, मुझसे इस तरह की सर्विस ली जा रही है। हर बंदा एक अपनी क्या कहते हैं जॉब या अपना काम अंजाम दे रहा है। मैंने 5 साल की हज की ड्यूटी भी दी है स्काउट की तरफ से, 5 साल। और आपकी दुआ से वहाँ हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, आग बुझाई, लोगों को निकाला, रेस्क्यू किया। तो अभी भी स्काउट हमारे हर साल 50 जाते हैं और वहाँ ड्यूटी देते हैं बाकायदा के ऊपर। अच्छा, मेरा ये सवाल पूछना तो बेकार ही है, वैसे तो फजूल ही है, पर फिर भी मैं पूछूंगी व्यूअर्स के लिए कि कभी दिल में ख्याल आया कि नहीं यार मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊंगा खुदा ना खास्ता,
इंतकाल हो गया, मेरी फैमिली को एक नॉर्मली एक इंसान के दिल में होता है, मतलब एक मैं हूँ, मेरे घर से मुझसे मेरा घर जुड़ा है, यानी कि हर एक आदमी से उसका एक घर जुड़ा है। तो अब लोग ये सोचते हैं ज़्यादा, कहते हैं यार उसकी प्रॉब्लम है, उसका काम है, मैं क्यों करूँ। तो कभी ये दिल में कभी आया, कभी वैसे तो फौजी के लिए एक जुमला है, गाजी या शहीद। जी, बच गए तो गाजी और नहीं तो शहीद हो गए। हर फौजी की ये ख्वाहिश होती है कि वो शहादत को रुतबा उसको मिल जाए, मगर मेरे बड़े ये कहते थे कि हाँ अल्लाह से ये दुआ करो अल्लाह ताला शहादत दे, मगर कामयाबी के बाद। बिल्कुल आप अपने मुल्क को कामयाब देख लें, हाँ, शहीद हो जाएं जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बात ये कि जो हम आप में से गए ना, हमें ट्रेनिंग दी गई, हमारे अंदर से जो चीजें थी बाहर निकाल के वो चीजें ठूसी गई, अंदर डाली गई, अच्छा। अब वो हमारे जिस्म में रस बस गई हैं। ये जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और देखें मौत एक दफे आनी है, वो तो बरहक है, जहाँ पर भी आनी है आपको वहाँ रूह कब्ज करना फरिश्ता पहुंच जाएगा। बिल्कुल, कहीं तो बात से छुपा नहीं जा सकता, वही बात है। देखें बहादुर कोई नहीं होता, जी। ये वक्त बहादुर बनाता है। बहादुर बनाता है। अच्छा, मैं थोड़े से नाम शामिल करना चाहूंगी अपने शो में, जो 1965 की जी, जंग हमारे साथ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया एक बड़ा, ये कैप्टन मोहम्मद सरवर, राजा अजीज भट्टी, जी हाँ। और हैं राशिद मिनाज साहब, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर सागर शहीद। देखिए मुझे भी शर्म आती है कि मुझे भी नाम याद। मेजर शब्बीर शहीद, जी बिल्कुल, जिनका जो फ्रंटियर फोर्स के थे और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं कहता हूँ कि बहुत बहादुर इंसान था, इंडिया वाले भी उनसे डरते थे। अच्छा। एक नाम अभी उनकी कमांडो के थे जो कर्नल टीएम कहलाते थे, जी, तारिक महमूद, वो पैराशूट से जंप लगा रहे थे, वो शहीद हो गए थे। उनके जिस्म में गोलियां थी, 65 की जंग में जख्मी हुए थे, 71 की जंग में जख्मी हुए थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का असासा है वो शख्स था, और फ्री फॉल लगाते थे, फ्री फॉल यानी कि बगैर पैराशूट खोले आते थे नीचे। अच्छा। तो वो शहीद हुए इसके अंदर, मगर वो अपने वक्त के बहुत बड़े बहादुर अफसर थे, मगर दुश्मन भी उनसे घबराता था। अभी जितने लोग शहीद हुए हैं इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, अगर आप एक एक के बारे में बात करें तो आपको पूरे दिन का प्रोग्राम चाहिए। जी, वो भी शायद कम पड़ जाए, पर उनकी कि कैसे गए, उन्होंने क्या किया, मेजर शब्बीर शरीफ ने शहीद ने किस तरह कुर्बानियां दी, अकरम शहीद कैसे शहीद हुए, जो श्याम को कोयटा बॉर्डर से शिफ्ट किया गया जिनको। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपको बहुत टाइम चाहिए, इनकी बहादुरी की दास्तानें जो हैं इस कौम के लिए असासा हैं। अच्छा, मैं आपसे एक ब्रेक के वक्त जब हम गए थे उस वक्त मैं आपसे एक बात कर रही थी, और अभी भी मैं वो बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अब क्या वजह है कि वो जज्बा क्यों नहीं पाया जाता? देखिए जज्बा तो है, क्यों नहीं? जज्बा है, असल में हम जागते हैं उस पर जब हम पे पड़ती है, तो जब पड़ेगी तो जाग जाएंगे सभी। आज खुदा न करे इंडिया कोई शैतानी करता है हमारे साथ, तो आप देखिएगा अगले दिन ये कौम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये अंदर जो मार पिटाइयाँ चल रही हैं, शैतानियाँ चल रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, ये सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कौम फिर इकट्ठी हो सकती है, इनमें जज्बा है। अच्छा, मैं ये चीज़ ये भी सोचती हूँ कि अगर हम जैसे 14 अगस्त साल में एक बार आती है, ठीक है, 14 अगस्त साल में एक बार, 6 सितंबर, ये जो 6 अगस्त, ये 6 सितंबर, ये भी साल में एक बार आती है हमें, यानी कि मैं भी जैसे बैठी हूँ, मैं भी आम लोगों में से ही हूँ, तो मुझे भी वो चीज़ फील हो रही है, अभी ज़्यादा हो रही है। अब ये शो खत्म हो जाएगा, कल दूसरा शो करूँगी, उसके लिए मैं बोल रही होंगी, मतलब ये चीज़ मैं अभी भूल जाऊँगी, एक बात है। इस तरह हम लोग सब लोग हैं, तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना हम लोग कोई कैंपेन करें या कुछ ना कुछ इस तरह करें, महीनों में, हफ्तों में, छोटे छोटे से, जिससे छोटे छोटे आने वाली न्यू जनरेशन जो है वो कुछ सीखे। इससे भी एक अच्छा साइन है कि हमारे अंदर एक जज्बा बरकरार रह सकता है हर वक्त। देखिए इस वक्त तो, और एक चीज और कि सॉरी टू इंटरप्ट, तो ये एक पहले होता था स्कूल में बकायदा 14 अगस्त मनाई जाती थी और अब छुट्टी दे दी जाती है, ये भी बात है। तो बच्चों में जज्बा कहाँ से पैदा होगा? हम लोग छोटे थे, तैयारी कर रहे होते थे, प्ले एक बकायदा एक प्ले होता था, उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते थे, मतलब हफ्तों की, महीनों की तैयारी होती थी, जो हम 14 अगस्त पे या 6 सितंबर इस दिन हम उसको मनाते थे, पर अब आजकल नहीं मनाया जाता। असल में ये कुछ अरसे से उन्होंने नोटिस नहीं दिया था कि शायद गवर्नमेंट का खर्चा होता है, काफी होता है, हो गया इस चीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 6 सितंबर मनाया जाता था, बाकायदा छुट्टी होती थी, 7 सितंबर एयरफोर्स का डे होता था, मगर ये कुछ अरसे से उन्होंने शायद ये सोच के कि काफी खर्चा होता है, छुट्टी होती है, एक दिन जाया होता है, इसलिए उन्होंने फौज ने कुर्बानी दी कि भाई आप, हमें कोई शौक नहीं है कि आप हमारा दिन मनाएं, यह कौम की जिम्मेदारी बनती है हमारी। और आज का तो मसला कोई नहीं है, मीडिया आपके साथ है सारा, आप इस मीडिया पे सारी चीजें दिखाएं,
जब दुश्मन दूसरे लोग दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा हम सकते? क्यों नहीं साथ दिखा हम उनकी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाते? अभी देखें कुछ ड्रामे फौज के बारे में चले जी कि लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया। जी, अभी माशाल्लाह मेरी टीम ने अभी कंट्रीब्यूशन करती रहती है साथ साथ मेरे, मतलब मेरे शो में कुछ भी नया होता है, अच्छा होता है, तो वो मेरी टीम की वजह से होती है। आज भी शो से पहले जब मैंने अपना शो स्टार्ट किया तो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, हमारी टीम की एक कोशिश, मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक मैसेज दें जी, लोगों जी। को, आवाम को। बहुत अच्छा। अच्छा, तो उससे बेहतर है कि लोग भी सीखेंगे, जी, समझेंगे हाँ। वो चीज़ें, और लोग नहीं कर रहे, करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए तो करें, एटलीस्ट कुछ तो करें, कहीं से यहाँ तो पर आप start बैठे हैं उनके लिए नहीं जी। करेंगे तो किसके लिए जी, करेंगे? कहीं से अभी तो देखें ना start- पाकिस्तान ने आपको क्या दिया और आप पाकिस्तान के लिए क्या करके जा रहे हैं? जी तो कोई ऐसा काम करके जाए ना ताकि दुनिया याद रखे आपको। मरना तो सबने है, तो इससे शहादत से बढ़ के मौत और क्या हो सकती है? ये तो हमारे विरसे में मिली है ना, ये हमारे लिए तो बहादुरी की बात है, जी फख्र की बात है। आप कह सकते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार शहीद हुआ, मेरा रिश्तेदार था, तो ये तो आप खुश होंगी। हाँ खुश होंगी। अच्छा, उस वक्त आपको नींद भी नहीं मतलब जागते रहते हैं 24 घंटे, तो एक जज्बा ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आ रही होती, ना भूख लग रही होती, उसमें जी। क्या होता है? असल में होता क्या है कि फौज की सिस्टम है ना, ये बहुत सैड है। जंग हो कुछ हो, इनकी हर चीज सप्लाई इनको पहुंचती रहती है। हम ना भूखे मर सकते हैं, भूखे लड़ जरूर सकते हैं, मगर चूंकि एक सिस्टम हमारा ऐसा है कि अगर बंदे वहाँ शहीद होंगे, जख्मी होंगे, उनको उठाने का बंदोबस्त भी है, उनको निकालने का बंदोबस्त भी है। फिर हर फौजी के पास एक फील्ड बैंडेज होती है, जो आपके अगर कुछ चीज़ लग जाती है, आप जख्मी हो जाती है, दूसरे के बैंडेज बांध सकते हैं। एक माफिया का इंजेक्शन हमारे पास हमें मिलता है किट में, वो हम लगा सकते हैं। किसी को अगर बेहोश करना हो, ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो बॉर्डर से किसी शिफ्ट करते हैं। असल में वहाँ पर जज्बा जब होता है ना, आपको ये भूख प्यास कोई अहमियत नहीं रखती ना, आपका दिल चाहता है। फिर आप कहीं देख रहे हैं कि मार पिटाई शुरू है, फायरिंग शुरू है, तो उस वक्त कौन खाएगा? मगर पेट भी भरना जरूरी है, तो कोशिश बंदा ये करता है कि आप जिंदा रहने के लिए कुछ खा लिया, बहुत थोड़ा कम। मगर ये कि सिस्टम फौज का ऐसा है कि फौज को अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की दुआ है, कुछ मेरे नबी की कुछ दुआ है कि ये कहीं भूखे नहीं मर सकते। और इनकी चीज़ों में इतनी बरकतें हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 27 साल मेरी नौकरी है, आर्मी अफसर, मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया। मैं क्या दे सका, क्या देना चाहता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। और हर बंदे की कोशिश ये है कि इस मुल्क के लिए कुछ काम करके जाए। आप भी कर रही हैं, ये कि आपकी कंट्रीब्यूशन कम है कि आपके अदारे की, कि आप इस वक्त 6 सितंबर के लोगों को जगा रही हैं, बता रही हैं कि आपके कौम ने क्या किया है। तो इसी पे तो हम यूनाइट होंगे और यूनाइट भी आप करेंगे। बिल्कुल। देखे ना, घर में भी कोई बात होती है तो फिर आप चैनल देखते हैं, चैनल से फिर आपको अंदाजा होता है दुनिया में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, सही बात है। बिल्कुल। तो ये तो मैं कहता हूँ कि ये हर बंदे को इसकी अवेयरनेस होनी लाजमी है। और हमें जरूरी है कि हम बुरे वक्त के लिए मेंटली तैयार रहें। हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए हर चीज की। अपने घर पे बैठे आप काम करते रहें, घर की औरत क्या काम नहीं कर सकती, वो भी जंग के अंदर हिस्सा लेती है। उसी के बच्चे या भाई तो लड़ रहे हैं आगे बॉर्डर पे। सही बात है, क्या बात है। और उस वक्त भी सारे आदमी, औरत, जी, बच्चे जी, सभी जी, शामिल थे, सब खुद शामिल। अपने ऊपर बम बांध जी, के जी। वहाँ पर सियालकोट बॉर्डर पे जी तो जो जवान थे लड़कों ने, उन्होंने बम बांध की कोशिश की टैंक, क्योंकि वो टैंकों की दुनिया की बड़ी जंग, सबसे बड़ी जंग थी जो उन्होंने पाकिस्तान पे सवार कर दी थी। तो जवान जो थे वो अपने बम बांध के लेटने के लिए टैंक के नीचे पहुंच गए। टैंक का जो पट्टा होता है, चेन, अगर वो टूट गई तो टैंक नहीं चल सकेगा। अच्छा। उसी को मेन तोड़ना होता है। बाकी टैंक जो है वो तो पक्का लोहा है, वो तो उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। वो तो रॉकेट ही मारेगा, खत्म करेगा उसको। बुलेट प्रूफ होता है। जी हाँ। तो वो जब जवान आगे बढ़ने लगे तो जो वहाँ के ज़ईफ लोग थे उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है। अच्छा जी, आप लोग बैठे, आप जवानों, आपने कुछ और करना है पाकिस्तान के लिए, ये हमें मौका दे, हम अपने कौम के लिए कुर्बानी दें। तो उन ज़ईफों ने कुर्बानी दी। इससे बड़ा जज्बा क्या हो सकता है? और ये कौम अगर आज सुरखरू है तो ये सबकी दुआओं की वजह से और सबके मिलाप की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला कभी जरूरत पड़ी पाकिस्तान पे इस तरह की तो ये कौम सब एक हो जाएगी, मेरा यकीन है। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आएगा वो। सर, एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को? हाँ, मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की कदर करें और अपने बड़ों का एहतराम करें, अल्लाह को ना भूलें, नमाज रोज़े को ना छोड़ें। हम उनके ज़रिए ही नेक काम कर सकते हैं। बुराइयाँ बहुत हैं, मज़ा जब है कि इन बुराइयों से में आप निकल के अच्छाई की तरफ जाएं और यूथ को संभालें। हमारी यूथ जो है, अगर ये ट्रेंड है तो इस कौम को कोई बंदा या कोई ताकत टच नहीं कर सकती।
बिल्कुल। डॉक्टर यूसुफ खान ने वो कुछ कर दिया आपके लिए कि किसी की हिम्मत नहीं है आप पे हाथ उठाने की, आंखें निकाल लें आप उसकी। तो ये भी जज्बे हमारे इन जवानों ने ही पैदा करना, इन्होंने आगे बढ़ना है। तो ये वेल ट्रेंड हो, कंप्यूटर में हो, डॉक्टरी में हो, आर्मी में हो, जिस चीज में फील्ड में हो, ये ट्रेंड हो कि कल खुदा ना करे किसी पे मुल्क पे कोई बुरा वक्त पड़ता है तो ये पूरी कौम एक खड़ी हो जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लाइव टीवी की तरफ से भी, और मैं खुद भी स्पेशली आपकी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इतनी सारी बातों से आगाह किया। आई होप के व्यूवर्स ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। या मतलब मैं कुछ भी नहीं इस टाइम नहीं बोल पा रही। आप लें ब्रेक, ब्रेक के बाद हमें फिर ज्वाइन करें इंशाल्लाह। हम फिर ब्रेक के बाद Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद, वेलकम बैक व्यूवर्स। आपने देखा हमारा फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हमारे कर्नल साहब थे, उनसे बहुत ही अच्छी बातें करी और इतनी मतलब मैं तो रोने भी लग गई, मुझे वो चीज़ें सब फील होने लगी। खैर ये तो हमारे वक्त के साथ साथ सब होता रहेगा। हमारे सेकंड सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक तो एक नई चीज़ भी आपको मिलेगी सेकंड सेगमेंट में, कीबोर्ड में मिलेंगे हमारे जो हैं काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं? और हैं दूसरे गेस्ट जो सिंगर हैं, उनसे डिटेल में पूछूंगी, मुझे प्रॉपर उनकी पता नहीं है, पर अली शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से कुछ बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं। आप मेरे बड़े भाई थे जो म्यूजिक में बहुत गहरा उनका कंट्रीब्यूशन था, उस्ताद अमीर अहमद खान और उस्ताद वजीर अहमद खान, ये मेरे बड़े भाई थे, मेरे उस्ताद भी थे। और हमारे नाना जो थे दुनिया के सबसे बड़े मौसीकार बाबा मौसीकी उस्ताद बुंदू खान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो इनसे मैं बिलोंग करता हूँ। और अमीर अहमद खान साहब ने ही मुझे सिखाया और तालीम तरबियत दी, और आज उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं फन गायकी। बहुत क्या खूब। काशिफ, आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ, कब से हैं? मुझे तो 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो चुके हैं। तो कैसे इसमें इंटरेस्ट कैसे हुआ, कैसे सोचा लगा?
ये प्रोग्राम वगैरह देखकर। अच्छा, तो मतलब आपको बचपन से ही शौक था कि मैं बड़ा होकर कि भोजपुरी का एक पूरा बैंड बकायदा वही मेरा है। ये आवाज बैंड होता था हमारा, अच्छा। जो अब जद बैंड के नाम से जी। परफॉर्म करता था। अच्छा, और सर आपने कैसे सोचा सिंगर बनना चाहिए भाई? बस मैं, हमारे मामू थे पराडो परफॉर्मेंस उस्ताद मुराद खान, अच्छा। तो उनके हर महीने नशीद होती थी, बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे वो। अच्छा अच्छा। तो हमारे जिम्मे उन्होंने लगा रखा था कि जब में सिर्फ जो बड़े बड़े जमाने में फनकार आते थे, मैडम नूरजहां हैं, मुख्तार बेगम हैं और हबीब अली मोहम्मद साहब, उनके जो घर में नशीस होती थी, सारे बड़े बड़े जो आज के जमाने के बड़े फनकार हैं वो वहाँ के बैठ जाया करते थे। किसी को अगर दरवाजे में जूतियों में भी जगह मिल गई तो वहाँ बैठ गए वो जी। और बस उनको हमारी जिम्मेदारी उन्होंने लगा रखी थी कि आपने ये रिफ्रेशमेंट बांटना है। तो वो जो गाते रहते थे वो हमारे कानों में पड़ता रहता था, तो उनको देख के शौक, हाँ, और उनको देख कर हमें वो शौक जागा। फिर बड़े भाई जो थे उस्ताद अमीर अहमद खान, जो खुद बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे और रेडियो पाकिस्तान में बाकायदा डिप्टी कंट्रोलर को होते पड़ते, फिर उनको देख के शौक हुआ कि यार ये इसमें अच्छी इज्जत है, लोग जानते हैं, तो वहाँ से शौक परवान चढ़ा है। क्या बात है। अच्छा, आज हमने, आप तो 14 अगस्त के शोज में गए होंगे काफी? बिल्कुल गए। वैसे भी गए होंगे, एक मैं अगर मुल्क के लिए बोलूं तो 14 अगस्त में गए होंगे, 14 अगस्त के हवाले से बहुत शोज किए होंगे, पर आपने कभी 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर? बिल्कुल किए हैं, अक्सर हमारे स्कूल में भी होते थे और रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि मैं वहाँ का एक क्लास आर्टिस्ट हूँ, बच्चों के प्रोग्राम से मैंने इब्तिदा की थी, जब जिसमें मुन्नीबाजी होती थी, तो हम लोग लाइव प्रोग्राम करते थे। पहले जाके 14 अगस्त की सुबह तराना पढ़ते थे, उसके बाद फिर हम लोग नगमे गाते थे, नाज काजमी साहिबा, मन्नी बाजी, सब के सब। तो हम लाइव शो करते थे रेडियो पाकिस्तान से, जिसकी वजह से हमें आदत है उसकी। और जाहिर हमारे योम दिफा है, और आपको पता है कि इस योम दिफा में जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत है। बिल्कुल। मतलब 65 में जो बुजुर्ग थे उस जमाने के, उन्होंने सीनों पे बम बांध दिए थे और वो टेम्पो के आगे लट गए थे वतन की खातिर। हर शख्स घर से निकल पड़ा था कि जी हमने वतन की खातिर अपनी कुर्बानी देनी है, और अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया कि पाकिस्तानी जंग की 65 की, और मैडम के और जितने लोगों के नगमे बजते थे उस जमाने में डायरेक्ट सरहदों पे गाया जाता था, तो लोग वो जो थे हिंदुस्तान वाले पसपो जाते थे, तो उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी तौर पे दरखास्त दी कि जी ये आप ये अपने नेशनल सॉन्ग न बजाएं, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा। हम पसपो जाते हैं। उस जमाने में डायरेक्ट मैडम की गीत, अपने ताज मुल्तानी साहब की गीत, और बड़े बड़े जो जमाने के मौसीकार थे, जैसे जंग खेड़नी होती जनानी आंधे, पाकिस्तानी बड़े लड़ाइया निहाल अब्दुल्ला साहब का, ताज मुल्तानी का जंग खेड़नी होती जनानी आंधी, और ए वतन के सजीले जवानों, और बहुत सारे गीत। तो वो हिंदुस्तान वालों को दिल जला दिया करते थे, वो डर जाया करते थे, वो कहते थे भाई हटाओ वरना हम नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, अभी मैंने भी करना साहब से मैं पूछ रही थी कि अब ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, यानी कि स्कूल में वो 14 अगस्त भी नहीं मनाया जाता, छुट्टी दे दी जाती है कि भाई छुट्टी मनाएं। 14 अगस्त को भी बच्चे घर में होते हैं। मतलब मैं जब छोटी थी तो हम लोग तो बकायदा प्ले की तैयारी कर रहे होते थे कि नहीं पार्टिसिपेट करना है, या किसी सॉन्ग पे किया है तो उस पर पार्टिसिपेट करना है, तो अब नहीं है, आजकल नहीं है। आजकल सर में नहीं, ये एटमोसफियर कम हो गया जरा सा स्कूलों में, या तो उसका शऊर होता है जो उस असातिज़ा दिलाते हैं, अब वो उन्होंने छोड़ दिया। देखना 6 सितंबर है, हमारे बेटे कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं, पूरी दुनिया रवा दवा है, पूरा कराची रवा दवा है, चल रहा है। मगर इस जमाने में थे, मगर उसके बावजूद हमारी जो पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह योम दिफा हो और इंडिपेंडेंस डे हो, ये बड़े जोश खरोश से मनाते हैं, और माशाल्लाह इतना मनता है कि दुनिया ये देख के हैरान हो जाती है कि ये वाकई पाकिस्तानी हैं, जिनके अक्सर हम सुनते हैं कि लड़ाई झगड़े हैं किले से, मगर जब कोई डे होता है पाकिस्तान को तो ये सब यकजा हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आज हमारे लाइव टीवी में सोचा था एक दिन पहले कि नहीं आज भी यौम दिफा का दिन हमें सेलिब्रेट करना है, कोई शो या कोई चैनल करे ना करे, हमने करना है। तो खैर सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन तो है ही, साथ साथ ये तो एक शबखून मारा था इंडिया ने 5 सितंबर को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फौजी जवानों ने और मुल्क के जो जज्बे से सरशार अवाम थी उन्होंने इसको रोका, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फतेह हुआ। उस जमाने में जज्बे हुब्बुल वतनी बहुत था लोगों में, अब थोड़ा सा कम हो गया, मगर फिर भी कभी कभी आता है तो मुत्तहिद हो जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मैं सॉन्ग सुनना चाहूंगी हमारे। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, ये हमारे मुल्क का बहुत अच्छा नगमा है, नेशनल सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा। ये एक मैसेज भी है आने वाले नौजवान नस्लों के लिए।
बाइस के ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मेगाइस के ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। देखना गवाना मत दौलते यकीनी को, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगों। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मेगाइस के। जबरदस्त, बहुत बहुत क्या खूब है, Thank you. बहुत है ये मुल्क के लिए अंदर से, अंदर से। और वाकई आप जब सुने इसको, जैसे मैं भी सुन रही और थी, बाकी आप feel यकीन होती कीजिए है कि जब हम सुनते हैं अपने मुल्क के सारे नगमों को, तो हमारे अंदर एक सरशारी जाग उठती है हुब्बुल वतनी की। जी बिल्कुल। खैर नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद वापस आएं, हमें ज्वाइन करें। हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग्स, कॉमेडी और बहुत कुछ है आज आपके लिए, तो टिक My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है। उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं। तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल
वेडिंग ड्रेस का एक लुक आता है, उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ होगी। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 to onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स, लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारा आज का शो, जो कि ख़ास हमने यौम दिफा के लिए बनाया है। यौम दिफा का शो है 6 सितंबर का है, तो इस चीज़ को बहुत कम लोग हाईलाइट या इस्टेब्लिश करते हैं, पर मैंने सोचा ये हमारी टीम ने, लाइव टीवी ने सोचा कि क्यों ना हम ये दिन भी सेलिब्रेट करें। इसीलिए हमारे पास जो है सिंगर भी मौजूद हैं। तो आप और किस किस तरह के गाने गा लेते हैं? अभी तो खैर आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी अपने गाने बहुत पसंद है। हालांकि जब हम वन मैन शो करते हैं तो हमें पड़ोसी मुल्क के गानों की फरमाइश भी आती है, इंडिया के भी, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने लोगों को अपने गीत गजल सुनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बनता है ना
वो उससे अच्छा कोई बना नहीं सकता। हमारे यहाँ की गजलें देख लें आप, और हमारे मुल्क में एक ही आदमी था, मेहंदी हसन साहब, दुनिया में कोई दूसरा मेहंदी हसन नहीं है। आप देखें कहीं भी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू सुनी जाती है, बोली जाती है, वहाँ मेहंदी हसन साहब का नाम है। और पाकिस्तान के एक बड़ा नाम थे, वो खुद एक एकेडमी थे वो। तो हमारी कोशिश होती है हम अपने मुल्क के नगमे गाएं, और गाना भी चाहिए। अच्छा, पहले के सॉन्ग में ज्यादातर शायरी भी बहुत अच्छी होती थी और शायरी होती थी, यानी कि अगर एक लड़का लड़की के लिए गाना गा रहा है तो उसकी तारीफ बालों से जैसे वो पैरों तक खत्म हो रही है, यानी कि वो बयान हो रही है उसकी फीलिंग्स। या अगर किसी माँ के लिए है, वतन के लिए है, किसी भी चीज के लिए, बहुत तो वो खूबसूरत है अच्छी मेरा तरह सनम, से जैसे वो भी पॉपुलर था, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। तो उस जमाने की शायरी थी अच्छी, गाने अच्छे थे, हिट होते थे। सुना वो नहीं है, किसी मेहरबान आके मिल, और इनको सबको नकल की हमारे पड़ोसी मुल्क ने। दूसरी बात ये थी कि उस जमाने की शायरी अच्छी थी, लोग मेहनत से काम करते हैं। आज ज्यादा फिल्में बनती हैं, 50 में से एक किसी फिल्म का गाना हिट हो जाता है। जैसे दिल हो गया तेरे दीवाना, वो पाकिस्तान का गाना हिट हो गया तो इंटरनेशनल। और पाकिस्तानी सॉन्ग जो पुराने उनको ही लेके थोड़ा मिक्स करके बना, तो जैसे एक वो था दिल हो गया है तेरा दीवाना, और वो भी एक और भी नदीम का जिस दिन से देखा है तुमको सनम, ये इंडिया नदीम साहब की फिल्म का गाना है, बहुत पुराना जी। इसको फिर एक सिंगर ने भी गाना गाया था और फिर एक इंडिया में भी गाया, बहुत सारे कॉपी करते हैं। और उनको देखा है तुमको सनम, और वो ऐसे कर लेते हैं, हाँ जी कॉपी करें, उनको कोई रोक टोक नहीं है। बहरहाल अच्छा है, ये हमारी वो है खुशनसीबी कि हमारे मुल्क की चीज को वो लोग अपना रहे हैं, अच्छी चीज है। तो इतना बड़ा हो गया, वो इंटरनेशनल मार्केट उनका बड़ा नाम है जी, बहुत काम है उनका, बड़ा नाम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे की नकल करते तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसा है तो वो उसकी कॉपी करें। बिल्कुल। और नहीं, यहाँ पर अगर फिल्म का ट्रेंड दोबारा से वैसे हो जाए ना, जो नदीम साहब की, वहीद मुराद साहब की दौर में होता था, तो वो चीज दोबारा वैसे ही, वैसे लोग नहीं मेहनत करने वाले। हाँ नहीं, इंशाल्लाह पर कुछ तरह से तो हो रहा है, अब मेहनत हो रही है, हो जाएगा इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा। तो और कोई सॉन्ग हम मैं आपको एक सॉन्ग और सुनाता हूँ जी। मैं यही, ये मेरा सॉन्ग जज्बा हुब्बुल वतनी से बड़ा सरशार है, और हमारे पाकिस्तान के पीछे से मुझे भी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई नहीं वही ए वतन वाला सुने प्लीज। और जब हम या कोई भी गाना सुनता और गाते हैं तो एक हमारे अंदर एक शऊर से पैदा हो जाता है जज्बा हुब्बुल वतनी का। जी काशिफ भाई हमारे साथ है, हमारा बड़ा वतन पाक वतन, वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, मेरे प्यारे वतन, वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, हज़्म मेरा कभी है मेरे इरादे गयूर, मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर, जाफिजा मेरा तखय्युर है तो शीरी है सुखन, मेरे प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन पाक वतन, मेरे प्यारे वतन, वतन प्यारे वतन। बहुत क्या खूब, वाकई मतलब व्यूअर्स भी आज एंजॉय करोगे बहुत, हमारे अपने मुल्क का है ये,
गीत और पावरफुल गीत है। Powerful। आज भी इस गीत को हालांकि मेरे ख्याल से कुछ 40 साल हो गए, मगर उसके बावजूद आप आज भी सुनने तो लगता है कि अभी ये बहुत ताज़ा गीत है, कल ही बनाया गया है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने नगमे आप सुने, चाहे वो फिल्मी हो चाहे वो नेशनल सॉन्ग्स हो, उनमें वही ताजगी है, वही और खुशबू है, जी। वही मोहब्बत उन नगमों में आज भी बिल्कुल नहीं लगता कि पुराने हैं। हाँ, और नेशनल सॉन्ग में उसमें तो वो फीलिंग्स है कि मतलब एक जज्बा रहता है, नहीं यार मुझे भी मुल्क के लिए कुछ करूँ। भाई मैं एक वाक़या बताऊं, मैंने रिसाले में पढ़ा था कि एक सिंध के एक एरिया में जहाँ अक्सर हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ प्रोग्राम था, तो लोगों ने बनाया था योम दिल उसका 14 अगस्त प्रोग्राम। अच्छा। वहाँ जब कौमी नगमे गाए गए तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नगमे ने उनके अंदर इतनी हलचल मचाई कि उनको वो कह रहे जी हम मुसलमान हो गए, हम पाकिस्तानी तो हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नगमों ने हमारे अंदर झिझाहट पैदा कर दी है और हम इस्लाम कबूल करते हैं। आप बताइए कितना बड़ा ये जिहाद है कि हमारे यहाँ के शायरों ने, हमारे यहाँ के मौसीकारों ने। और जैसा आप बता रहे हैं कि जब वो इंडिया वाले कहते थे कि नहीं भाई ये बंद करें हमारे, बिल्कुल ये बात तारीख में है। जी। ये अगर तारीख उठा के देखें, वो कहते थे उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पे ये इल्तिजा की कि भाई ये आप ये ना बजाइए, हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं, हम लोग नहीं लड़ पाते। नूरजहां साहिबा का नगमा ए वतन के सजीले जवानों, नियाल अब्दुल्ला साहब का वो पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार, पाकिस्तानी बड़े लड़ैया जिनकी सही न जाए मार, पाकिस्तानी पूरे डरते थे। वो सोनी धरती, सोनी धरती, हाँ कैसे सोनी धरती, क्या अच्छा नगमा बनाया सुहेल साहब ने, सोनी धरती जीवे जीवे पाकिस्तान। आज भी इन नगमों का आप गुनगुनाए तो आपके अंदर जज्बे हुब्बुल उतनी अंदर बेदार हो जाती है। जी। काशिफ साहब क्या बात है, आप बड़े खामोश हैं, ऐसे चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। अच्छा, आपको क्या फील होता है जब आप ये मतलब नेशनल सॉन्ग पे आप भी बजा रहे होते हैं या नॉर्मल सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें अलग कैफियत होती है कोई? जी अलग ही डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, अलग से जोश आ जाता है गाना सुनते सुनते और बजाते बजाते, नहीं और अच्छा बजाना मुझे ऐसा कुछ नहीं आता कि गाना खराब इतना नहीं है, जाहिर है तो गाना तो खराब रहेगा पर एक होती है फीलिंग्स यानी कि रहती है। अच्छा, और आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल किस तरह के एल्बम बना रहे हैं कुछ? एल्बम अहमद भाई हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके तवज्जुह से हम एक एल्बम ला रहे हैं मार्केट में और उसमें हमने सारे रंग रखे हुए हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ अहमद भाई की माशाल्लाह बहुत, अहमद भाई हमारा जो हमें यहाँ बेशक बहुत खुद भी अच्छा गाते हैं, ऑर्गेनाइजर भी अच्छे हैं वो, और आगे भी करते हैं। हाँ, और मैं आपको बताऊँ कि वो प्रमोटर भी हैं जी, बिल्कुल माशाल्लाह जाते हैं, और उनके तवज्जुह से हम एक एल्बम निकाल रहे हैं जिसमें तकरीबन हमारे पाकिस्तान के सब रंग हैं, शादी ब्याह के नगमे हैं और कौमी गीत है उसमें, सालगिरह के भी, मतलब उन्होंने उस एल्बम में हर तरह का फ्लेवर रखा है, सारे फ्लेवर रखे, बिरयानी है उसमें, वो शादी ब्याह वाले भी लगा सकते हैं, लड़की वाले भी लगा सकते हैं, अच्छा। जिनकी सालगिरह है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये कब तक होगी लॉन्च, कब तक हो जाएगी? ये देखिए इसकी तकमील तो हो गई है। अच्छा। अभी इंशाल्लाह ये हम बकरीद के बाद, मतलब यानी कि बकरीद के बाद दोबारा आप आ रहे हैं मेरे शो में? बिल्कुल आऊंगा मैं, और मैं अपने कैसेट के साथ आऊंगा और उसमें काशिफ भाई भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। उसमें सारे सीक्वेंस उन्होंने ही किए, माशाल्लाह ये खुद मुसीकार हैं, इन्होंने सीक्वेंस किए और अहमद भाई ने बकायदे उनको आइडियाज दिए हैं। आपको बता दें आइडियाज ही शो की जान होते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा काशिफ आपका एल्बम? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा, पहले किसी एल्बम में आपने किया पार्टिसिपेट या ये पहला एक्सपीरियंस है आपका इनके साथ? जी पहले भी करता रहा। अच्छा, इन लोगों के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है? जी शराब जी का फर्स्ट टाइम वैसे तो किया है। अच्छा अच्छा, मेरे से पहले एक जा चुका है बच्चों के नगमों का। तो कैसे सोचा आप लोगों ने ये जो एल्बम बना? असल में वही बता रहा हूँ कि एक आइडिया हमारे जो अहमद भाई का वैसे बताया, उन्होंने कहा ऐसा कैसेट होना है कि लोग उसी में सारे फ्लेवर हो, उसमें लड़की के जैसे गाने भी हो, लड़की वालों के लड़के वालों के भी भंगड़े भी हो, अच्छा। उसमें सालगिरह भी हो, उसमें लोग एक ही कैसेट खरीदो उनको सारे उसमें फ्लेवर मिल जाए, सारे फ्लेवर मिल जाए, वो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और ये एक अच्छा आइडिया है, ये अगर बहुत सारे लोग सोच ले तो बड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं ये बहुत अच्छा है। वैसे जब शादी होती है जिस घर में तो वो लोग स्पेशली जाके कहते हैं भाई शादी कैसे। अब वो एक कैसेट है ना, उसमें जो 12 गाने होंगे वो अहमद भाई ने भी गाए हैं, अच्छा। उसमें काशिफ भाई की भी कंट्रीब्यूशन है, कुछ हमने गाए और भी मुख्तलिफ सिंगर है उसमें। तो वो इंशाल्लाह जब आप हमें नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे व्यूअर्स भी खुश होंगे उसको देख के। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, गजल से थोड़ा सा कुछ है आपका, गजल वगैरह में थोड़ा? मैं बेसिकली गजल ही गाता हूँ मैं। अच्छा, तो एक कोई लाइन मुझे सुनाएं प्लीज। मैं आपको मेहदी हसन साहब की एक प्यार भरे तो शर्मिले ने हाँ। आपको सुनाऊंगा, आप खाली पढ़ दीजिए। प्यारे भरे दो
शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आना। कभी और मौका मिलेगा तो आपको बिल्कुल ही गजल सुनाई जाएगी नहीं, इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह जब मैं आपको बुलाऊंगी दोबारा तो वो जो सीडी आपकी जो एल्बम आने वाली है उसके लिए बिल्कुल। मेरी बहुत सारी विशेष हैं कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी साबित हो, उसको ही देख के लोग और भी बिल्कुल। लोगों और के मैं आपके तवज्जुह से दी लाइफ टीवी वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखा जो लोग भूल चुके जी। हैं यौम दिफा का। बिल्कुल। लोग भूल चुके हैं हमारे यहाँ, मगर आप हैं, आपके जो डायरेक्टर हैं, जो आपको मैं बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस अहम डे को याद रखा है जो लोग भूल चुके हैं। और मैं यही कहूँगा जो अगर मुझे कोई देख रहा है या सुन रहा है कि खुदारा इस डे को भुलाइए नहीं, क्योंकि ये यौम दिफा है, ये एक ताकत का मुजाहरा जो अल्लाह ताला ने बख्शा था, क्योंकि शब खून मारा गया था और हमारे फौजी जवान उस वक्त जो जरूरतों के निशान हैं वो बेदार थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस हमले को रोका और माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान फतेह हुआ। बिल्कुल। काशिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कुछ भी नहीं कहना। असल में एक्चुअल काशिफ साहब भी ज़्यादा खामोश तबीयत के आदमी है। थोड़ा सा शर्मीला इनका मिजाज है। ये है या फिर ये बच्चा है? ऐसे ही। मैरिड है आप अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है, अच्छा। तब भी अनमैरिड होंगे बाबुल साहब ने? नहीं, बहुत सीधे। हम एक शो में थे, अच्छा। तो जैसे कि आदमी परफॉर्म करके उतरता था, खातून ने इनसे नंबर मांग लिया, जी आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, तो इन्होंने अपने घर का नंबर दे दिया, अच्छा। पीडीसीएल नंबर दे दिया, बजाय अपना साथी नंबर देते हाँ। बोले जी मेरा नंबर है घर का, ये आप दे दीजिए। तो ये बड़े खामोश तबीयत अच्छा। चले, हमारा शो ये सेगमेंट जो है वाइंड अप होने जा रहा है, पर मैं चाहूंगी जाते जाते हम तीनों मिलके एक सॉन्ग गाएं। बिल्कुल गाएं, सोनी धरती अल्लाह रखे, हाँ। ये सॉन्ग हम मिलके गाते हैं और हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं वो भी। व्यूअर्स को अनाउंस कर दूं, व्यूअर्स ये इस सॉन्ग के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे। ये सेगमेंट हमारा एंड हो रहा है। तीसरा जो सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कहीं मत जाएगा, हमें ज्वाइन करिएगा इस ब्रेक के बाद, ये सॉन्ग सुनने के बाद। आप भी साथ साथ आइए और जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप भी प्लीज घर में बैठे बैठे आज के दिन ये नगमा गुनगुनाइए। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing.
I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी ईद पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे प्रिंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ Now everyone asks why Asia Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asia Malik. वेलकम बैक व्यूअर्स, लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदी। आई होप कि हमारा जो सेकंड सेगमेंट था वो ज़्यादा लेंदी इसलिए रखा आज का मैंने क्योंकि मेरी नगमे सुनना चाह रही थी मैं थोड़े से। ज़ाहिर यौम दिफा का दिन हर कोई नहीं मनाता, पर हम लोगों ने द लाइव TV वालों ने सोचा कि नहीं ये दिन भी भाई हम मनाएं, क्यों सिर्फ 14 अगस्त मनाया जाता है। खैर हमारे तीसरे सेगमेंट में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आप तो जानते ही हैं, उनको कोई तारीफ़ की उनको ज़रूरत नहीं है, तारुफ की सॉरी, वो हैं अहमद सिद्दीकी साहब। कैसे हैं एहसान? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए दोबारा आप लोगों ने बुलवा लिया। दिन ही ऐसा है कि निकलने का दिल चाहता है। ये दिन ही ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैं हर गेस्ट से यही सवाल करती हूँ कि 14 अगस्त 14 अगस्त हम लोग बनाते हैं पर ये दिन नहीं बनाया जाता। अब तो छुट्टी भी बंद हो गई है, यानी कि जो एक ऑफ मिलती थी अब वो भी नहीं मिलती है। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुछ थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इसको, ये सही बात है, बट ये कि कुछ लोग जितना टाइम मिलता है वो मनाते हैं जी, याद रखते हैं ऐसे दिन को। जो पुराने वक्तों के जो पुराने खानदान चले आ रहे हैं और जितने खानदानी लोग हैं वो इन चीज़ों को याद रखते हैं, बहुत बिल्कुल डेफिनेटली याद रखते हैं। अच्छा पर स्कूल्स में यानी कि होते थे शोज, अब नहीं हो रहे? डिफेंस डेज चल रहे हैं अभी भी। जो मेरे बच्चे जो हैं उनके स्कूल में भी डिफेंस डे और मनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब मैं भी आज हमारे कर्नल साहब आए थे फर्स्ट सेगमेंट में, उनसे थोड़ी सी बातें करी, मतलब उनकी बातें सुन के यानी कि वो जो एक कहेंगे ना हुब्बे वतनी का एक जज्बा पैदा हो जाता है
एक वो फील होती है आपको कभी इस तरह का कुछ मतलब शो कर रहे हो कभी और जाहिर है मिली नगमे भी गाते होंगे आप यकीनन डेफिनेटली तो बिल्कुल। एक फील होती है वो चीज़ फील बिल्कुल एक जज्बा आ जाता है दिल में, एक जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है। जी और पाकिस्तानी हम लोग और मुसलमान हैं और आपको पता है कि पाकिस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान का जज्बा कैसा होता है, कैसा होता है हर काम में जिस काम में हाथ डालते हैं वो पूरा करके ही जी। तो मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मनाते रहेंगे। हर जो हमारे बिल्कुल, डेज जरूर। आते हैं, हमारे कौमी दिन आते हैं, उनको मनाएंगे। अच्छा आपका एक राज पता चला है मुझे आपका कि वो जो हमारे बैठे हुए गेस्ट उन्होंने बताया आप कोई एल्बम बना रहे हैं और हमें ही नहीं बताया आप जब आए थे हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल भी नहीं बताया कुछ बातें जो है सीक्रेट होती हैं, हमारी प्रोसेस में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हम बता नहीं पाते हैं उसको। बट ये कि वो सिंगर है और ये एल्बम लोग लॉन्च कर रहे हैं अच्छा और बड़ी अच्छी एल्बम है। उसमें हमने कोशिश यही की है कि वो सारे जो हर तरह के टाइप के गाने जो हर हैं, तरह का फ्लेवर हर शादी का फ्लेवर करता से- भी है बिल्कुल तो बिल्कुल फिर सालगिरह का भी बिल्कुल बिल्कुल मेरी ऐसे नगमे ही भी बहुत ज़्यादा मकसद ये है, उसको लोग लाइक करेंगे इंशाल्लाह हमारे अच्छा। अल्लाह पाक से होंगे। किस तरह से आइडिया कैसे आया आपको उस चीज़ का? आइडिया इस तरह से है कि अलग अलग सीडीज लेने से बेहतर है कि आदमी एक ही सीडी ले ले और उसमें बर्थडे का भी गीत सुन ले, बच्चों के हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, बहुत सारी तो ये ओकेजन। बिल्कुल न्यू है या कुछ पुरानों को भी थोड़ा सा अपना रीमेक किया है हाँ रिमेक किया है हमने इसमें, अच्छा। पुराने सॉन्ग्स को भी हमने जो है रिमिक्स किया है, उसको रीअरेंज किया है उसको अच्छा। क्योंकि स्टूडियो हमारा अपना और मेरे बहुत अच्छे एक उस्ताद कह लें, मेरे टीचर कह लें, अकील अहमद खान अच्छा अच्छा जो कि बहुत अच्छे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर जी थे, अब तक के लिए काम कर रहे हैं अच्छा माशाल्लाह और बहुत अच्छे आउट क्लास सिंगर भी हैं और आई थिंक सो मेरे ख्याल काशिफ यहाँ पे मौजूद हैं और काशिफ की टीचर भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं थोड़ा टाइम निकालूं और जो हमारे वेब के जो लाइव टीवी को देख रहे हैं उनके लिए मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करूँ जी। और उनको उनका शो करवाऊँ। बिल्कुल जरूर खैर आप हो और गाना ना हो तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं बिल्कुल सकता। और वो ऐसा दिन भी हो तो फिर ऐसा दिन भी हो तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। तो कौन सा क्या सुनाना भाई चाहिए इस टाइम पे तो मुझे एक ही गाना याद आता है और बड़ा अच्छा गाना है, वो भी मकसद पुराने जो सॉन्ग है जो दिलों में और दिमागों जी। में रचे हुए हैं, उसके एवरग्रीन बाद सॉन्ग है वो कभी बिल्कुल वो कभी नहीं खत्म हो सकते। और अब जो मैं गाना गा रहा हूँ ये थोड़ा सा नए गानों में, न्यू सॉन्ग्स में और कह लें न्यू सॉन्ग्स में और अच्छा सॉन्ग है ये भी, लोगों के जहनों में और दिलों में जी बहुत ज़्यादा जगह बना चुका है, तो एक गाना बहुत अच्छा आप भी गाइएगा मेरे साथ। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। घर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ओहो एक्सीलेंट बिल्कुल, क्या बिल्कुल, बात ये गाने है बहुत मुझे अच्छे तो याद आ गया बिल्कुल 14 अगस्त याद और एक तो मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ आप लोग जो है गाने बगैर गाए बगैर जो है आप लोग छोड़ते नहीं हैं और आपको पता है हम लोग रात में शोज करते हैं और अजीब आवाज़ हो रही होती है, बट जितने व्यूवर्स हैं और यकीनन आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। बाकी जो है अनम और कुछ बस मैं और यही सब कहना चाहूंगी कि मतलब आप कुछ थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे कि अपने मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अब शायद वो वाला क्राउड तो ना हमें देखता हो, ज़्यादा ना देखता हो क्योंकि क्वालिफाइड तो वो उतने नहीं होते, नेट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, बट ये जो देख रहे हैं और अगर उनके सामने कोई ऐसा अनपढ़ आदमी कोई आ जाता है जो कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि जो नागवार गुजरे,
मैं उनसे मेरा मैसेज यही है कि उनको जितना समझा सकते हैं समझाइए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मकसद ये है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं एक गाना बनाऊं, ये वतन तुम्हारा है, और उस पर जो फिल्माया है वो थे कि बहुत बहुत अच्छा फिल्माया है। मेरा दिल चाहता है ये हालात देख के, ये टारगेट किलिंग देख के इनके ऊपर मैं बना दूं कि ये वतन तुम्हारा है और तुम हो पासबां इसके, और वो पासबां कर क्या रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। मारने वाले को ये नहीं पता मैं मार क्यों रहा हूँ, और मरने वाले को ये नहीं दहशतगर्द के साथ जो है हम जैसे अवाम भी उनमें शामिल होती है, जैसे कुछ अर्से पहले हुआ था, बिल्कुल सिनेमास वगैरह फजूल में जला दिए थे, इस बात क्या थी और क्या से क्या हुआ। और मैं उन दहशतगर्दों जो भी हैं, मकसद उनके जहन में क्या है, वो इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, आप लोग भी जो भी हैं, खुदारा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करके, आप भी किसी के लगते जिगर हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के भाई हैं, किसी के शौहर हैं, बस इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए छोड़ दें, बस मकसद लोगों को उनके हालों पे छोड़ दीजिए खुदारा, और उनको जीने दीजिए। ये मेरा मैसेज है, और अल्लाह पाक आप लोगों को भी सलामत रखे और नेक हिदायत दे आप लोगों को। जियो और जीने दो, वही बात, जियो और जीने, कि हम ही नहीं ख्याल रखेंगे अपने मुल्क का तो फिर कौन करेगा। अच्छा आप ये बताएं, वीडियो आपकी इंशाल्लाह वो जो एल्बम जो है सॉन्ग की, वो इंशाल्लाह बकरीद के बाद आने वाला है। बकरीद के बाद जो है इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है लॉन्च करने का, अल्लाह ने बेहतर किया, हालात सही है तो हम इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर भी जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद पिछले प्रोग्राम में, पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि एक लाइव जो है मैं अपना प्रोग्राम जो है जो वेब के व्यूवर्स हैं, जो आपके चैनल के व्यूवर्स हैं, उनके लिए लाइव उनकी हम जो है आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे, स्काइप पे आप कॉल कर सकते हैं, और उसके अलावा मैसेजेस पे आप लोग जो है अपनी फरमाइश दे सकते हैं, उनके गाने ऑन द लाइन हम सुनाएंगे आपको। क्या बात है, बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात है आप इस तरह का सोचें। अच्छा मैं उस दिन आपसे कह रही थी आपको कुछ गाना चाहिए, ये वो, आप कहते हाँ बिल्कुल, बता नहीं रहे थे कि नहीं इन प्रोसेस है कोई चीज, तो प्रोसेस बता नहीं रहे थे उस वक्त, हाइड की हुई थी वो, तो आपका राज खुल गया। मैंने बहुत सारी राज आपको नहीं बताए, दूसरे राज ये भी है कि मैं एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा जी हाँ, कुछ वीडियोस वगैरह भी, और कुछ इंशाल्लाह ड्रामे, और कुछ प्रोग्राम जो है मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं लाइव टीवी के लिए, और जो वेब पे व्यूअर्स बैठते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छे प्रोग्राम जो डिज़ाइन करने का मेरा मूड है। तो इंशाल्लाह उनके आप लोगों की दुआएं होंगी, और आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह उसको पूरा तकमील तक पहुंचाएंगे उस प्रोग्राम को। जी नहीं ज़रूर इंशाल्लाह, हमारी तो यही कोशिश रहती है, जैसे कि आज यौम दिफा का दिन था तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इसको भी सेलिब्रेट करें। 14 अगस्त को तो करते ही हैं, आज का दिन भी हम सेलिब्रेट करें, इसीलिए हमने अपना शो में आज कर्नल साहब थे उनको बुलाया, उनसे बातें करें, और यकीन करें जिस तरह की उन्होंने अपनी बातें और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मतलब दिल भर सा आ गया। हम लोग सिर्फ अपनी जानों का अपना ख्याल रखते हैं, हम मुल्क के नहीं सोचते। वो लोग भी हैं, ऐसे लोग भी आज भी जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो तो नहीं सोचते कि यार मुझे मर जाऊंगा मैं, ये वो मेरी फैमिली। आज हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी बस घर, अम्मी अब्बू बहन भाई। शायद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इतने कमजोर भी हैं कि वो अपने भाई बहन का भी ख्याल नहीं रखते। शादियाँ हो जाती हैं तो बहन भाइयों को नहीं पूछते, दूर दराज चले जाते हैं, तो उनसे तो मुल्क की बात करना ही बता रहे। तो वो जो जिन लोगों को अपने घर को नहीं देख सकते तो मुल्क को क्या देखेंगे, वही वाली बात है। पर नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, माँ बाप को भूल जाते हैं। बहरहाल मेरे पास तो दोनों ही नहीं है, और बहुत ज्यादा कमी मुझे महसूस। और पता है सबसे ज्यादा कमी उस वक्त महसूस होती है जब हमारे पास नहीं होते, उस नेमत से हम महरूम होते हैं, तो उस वक्त हमें ज्यादा एहसास होता है कि यार वो जो अच्छा टाइम था वो हमने क्यों यूटिलाइज नहीं किया। बाद में से बस अफसोस ही रह जाता है, और लोग दुनिया से गाड़ी निकल जाती है। हम लोग को चाहिए जिंदगी जो है वो सिंपल, जैसे गाड़ी चली गई। और ये ऐसे रिश्ते हैं जो कितना भी आपके पास पैसा, दौलत, शौहरत कुछ भी आ जाए, ये रिश्ते आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सगे बहन भाई का प्यार या माँ बाप का वालिदैन से है या अपने बच्चों से, वो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ पैसों की लालच में हम दूर दराज जाके बैठ जाते हैं कि नहीं, मुल्क से अपने मुल्क को भी छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं ये मुल्क है, अरे हम तो वहाँ रहते हैं। और वो लोग भूल भी जाते हैं कि वो भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई दफ़ा हुआ होगा कि जो दोस्त आपके बाहर से जाते हैं वो तो कहते हैं यार पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है। नहीं, इस मकसद इससे पाकिस्तान में ये होने से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है मकसद पूरी दुनिया में कि मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जा रहा है। ये तो खैर, वो तो है, ये तो है। जो बेचारा सीधा साधा शरीफ आदमी भी है ना, तो उसको एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी थोड़ा सा हो जाता है यार, बिल्कुल अपनी शिनाख्त बदल लेता है। बिल्कुल, ये बातें तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम से इस तरह के होते रहेंगे।
और सेकंड ये कि बस एक मेरी रिक्वेस्ट है जो आपके आई थिंक सूरत ताहिर साहब जी, जी। आपके, और उनकी बड़ी तारीफें सुनी है, मैं मिला नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी उनसे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पसे पर्दा आर्टिस्ट है, मैं भी कोशिश करूँगा जो पसे पर्दा आर्टिस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट है मैं उनको आप तक पहुँचाऊँ, दूसरे चैनल तक पहुँचाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा। बिल्कुल, नहीं हमारी तो लोगों के कोशिश सामने। ही यही है कि हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करें। जैसे कि कर्नल साहब आए थे, वो बिल्कुल। उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं 14 अगस्त में जाता हूँ, 14 अगस्त के शोज़ में बहुत गया हूँ, पर कभी यौम दिफा के शो पे नहीं गया। 6 सितंबर में कभी किसी ने इनवाइट तो तब करेगा जब उसके लिए शो होगा। आज भी ऐसे कई शोज़ चल रहे होंगे जिसमें नाच गाना, डांस और घरेलू बातें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चली होंगी। और मेरा मकसद किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, पर सिर्फ ये कि इतनी सी सोच है छोटी सी कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहमद आपके कि आप हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका भी लाइव टीवी की तरफ से। जी व्यूवर्स, तो ये था आज का हमारा शो जो हमने यौम दफ़ा के लिए रखा था। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपको हमारा शो आज का अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश होती है कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर हम नज़र डालें। बहुत मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ करें, मुझे बताएं अपने एक्सपीरियंसेस। आज तो पूरे शो में मैंने बताया ही नहीं आपको ये बात, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गुमसुम रही, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा कि किस तरह टाइम गुजर गया। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ, हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। जिएं और जीने दें लोगों को। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बार हम लोग सब मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और शो वाइंड अप करेंगे। अपने होस्ट अनम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।